Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th of December 2020। 30 दिसंबर 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या क्या न्यूज़ आइटम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे दूंगा। ओके, क्वेश्चंस ऑफ द डे देने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो दूसरे वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर की न्यूज़ है वो हम बताएंगे। फिर आगे मूव करेंगे हम इस तरीके से, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट द एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद मूव करेंगे एंड एडिटोरियल सेक्शन पे हम आएंगे। एडिटोरियल्स में हम जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन, द क्लाइमेट पॉलिसी नीड्स न्यू आइडियाज़ एंड द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये तीनों एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे, देखेंगे इनकॉइस ने जो डिजिटल ओशन सिस्टम लॉन्च किया है उसके बारे में पढ़ेंगे इन पेज नंबर 8। उसके बाद हम आगे मूव करेंगे और पेज नंबर 10 में देखेंगे कि गावी वोर्ड क्या है, गावी क्या है, एंड देन हम देखेंगे 1971 वॉर की 50th एनिवर्सरी हो गई है तो उसके बारे में हम जानेंगे। देन वी विल मूव अहेड एंड रीड अबाउट द वर्ल्ड न्यूज़, एंड वर्ल्ड न्यूज़ में हम देखेंगे कि बांग्लादेश ने किस तरीके से भशनचार आइलैंड में रोहिंग्याज रिफ्यूजीज़ को मूव किया है। देन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में हम जानेंगे। वी विल रीड अबाउट द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एंड देन वी विल गो इकोनॉमी पेजेस में IRDAI के बारे में जानेंगे, एंड लास्ट है स्पोर्ट्स न्यूज़। ठीक है ना, तो लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट। मैंने आपको हिंदू में पूरे न्यूज़ आइटम शो कर दिए हैं। नाउ वी कैन मूव अहेड। हाइलाइट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ द डे। फर्स्ट पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के बारे में स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग, इंडिया इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी एंड हैज असीडेड टू द PCA's फाउंडिंग कन्वेंशन। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। देखो पहला स्टेटमेंट इसमें गलत है क्योंकि 1899 में हुआ था, हेग नीदरलैंड्स में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां से इसका बनना का स्टार्टिंग हुआ था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर विल बी बी, यानी कि 2 ओनली विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम प्रोवाइड्स कवरेज फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज ऑन इंडिविजुअल फार्म बेसिस। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है फार्मर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी प्रीमियम अंडर दिस स्कीम। कोई भी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं अंडर दिस स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना है। ऑप्शंस आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। इसका आंसर देखो क्या होगा। पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इंक्लूड किया जाता है, तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस आर इंक्लूडेड। दूसरा स्टेटमेंट जो दिया है कि फार्मर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी प्रीमियम, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि खरीफ क्रॉप्स में 2%, रबी क्रॉप्स में 1.5% और कमर्शियल क्रॉप्स में 5%, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में 5%, इतना प्रीमियम पे करना पड़ता है फार्मर्स को। ठीक है ना, तो दैट इज विल बी सेकंड स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, आंसर विल बी ए 1 ओनली। तीसरा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द मॉनेटरी पॉलिसी नेट फ्रेमवर्क इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो CPI इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है इंडिया में। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 बोल रहा है कि RBI गवर्नर डज नॉट जनरली हैव अ वोट एंड वोट्स ओनली इन इवेंट ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो तो बिल्कुल सही है कि CPI इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है इसमें, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि सबको वोट करने का मौका मिलता है, और अगर इक्वालिटी ऑफ वोट हो जाए तो गवर्नर के पास एक और वोट होता है जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि गवर्नर को वोट करने की पावर नहीं, गवर्नर को बिल्कुल वोट करने की पावर है। अगर जैसे 3 लोग क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 लोग जो होते हैं वो RBI की साइड से आते हैं और 3 लोग जो रहते हैं वहां के वो गवर्नमेंट की साइड से आते हैं। तो अब जैसे वोटिंग की और 3-3 की
वोटिंग हो गई, तो मतलब कि ड्रॉ हो गया। अब ऐसे ड्रॉ वाले कंडीशन में फिर गवर्नर के पास एक और वोट रहता है जिसको हम कास्टिंग वोट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास वोट करने की पावर नहीं रहती और केवल इक्वालिटी हो ही नहीं पाएगी अगर वो वोट नहीं करेगा, तो फिर तो 5 हो जाएगा, है ना। तो 5 में इक्वालिटी के सवाल तो नहीं होता, है ना। या तो 5-0 हो जाएगा, या 4-1 हो जाएगा, या 3-2 हो जाएगा, या 2-3 हो जाएगा, लेकिन इक्वालिटी नहीं हो पाएगी 5 में। इसलिए दैट इज विल बी द रॉन्ग स्टेटमेंट, आंसर विल बी 1 ओनली, ठीक है ना। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड आपको समझ में आया होगा जो मैंने क्वेश्चंस पूछे एंड यू गॉट समथिंग फ्रॉम दैट। आगे मूव करेंगे अपन, जो नेशनल न्यूज़ आइटम्स हैं, हम जो मैंने आपको द हिंदू खोल करके दिखाया है ना, जो जो न्यूज़ आइटम्स, उन्हीं में से अब हम देखेंगे क्या क्या न्यूज़ आइटम्स है, उनको हम सेग्रीगेट कर देंगे। पहली है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस। अब अक्टूबर 2020 में 8 बीचेस ऑफ इंडिया जो कि स्प्रेड थे इन 5 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, दे हैव बीन अवॉर्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। हम एक बार उनके नाम देखेंगे बीचेस के और उन बीचेस की लोकेशन देखेंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पसंद है यूपीएससी को। तो सबसे पहला जो बीच है वो है शिवराजपुर, जो कि द्वारका गुजरात में है। देन गोघला बीच है जो कि दीव में है, दमन दीव में। देन कासरगोड है और पाडू बिद्री है। तो कासरगोड और पाडू बिद्री जो है दे आर इन कर्नाटका। देन कप्पड़ बीच है केरला का। देन ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश का। गोल्डन बीच है पुरी उड़ीसा का। एंड राधानगर बीच है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। तो इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। शिवराजपुर है द्वारका गुजरात में। देन गोघला बीच है दीव में। कासरगोड है एंड पाडू बिद्री है कर्नाटका में। कप्पड़ है केरला में। ऋषिकोंडा है आंध्र प्रदेश में। गोल्डन है पूरी उड़ीसा में। एंड राधानगर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अब इंडिया की क्या कोई स्कीम है रिगार्डिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन एंड ऑल, तो ब्लू बीचेस के लिए क्या कोई स्कीम है? तो बिल्कुल है, बीम्स स्कीम बोलते हैं उसको, बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, और ICZM यानी कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। तो ये दोनों जो स्कीम्स हैं बेसिकली कोस्टल रीजन्स के लिए, बीचेस के लिए है। बीम्स क्या है? बीच इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज। अब ये प्रोजेक्ट है बेसिकली, और इंडिया का गोल ये है कि 100 बीचेस ऑफ इंडिया शुड हैव द ब्लू फ्लैग्स। ब्लू फ्लैग बेसिकली क्लीनलीनेस और सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया जाता है कि अगर आपका बीच बहुत ज़्यादा क्लीनलीनेस है, बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है, तो फिर उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो ये 8 जो बीचेस हैं उनके नाम याद रखेगा, और ये उनका मैप भी है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, तो ये आपको दिख रहा होगा, शिवराजपुर आपको गुजरात वाले रीजन में दिख रहा है, गोघला वाला दिख रहा है दमन एंड दीव वाले रीजन में, कप्पड़, ये कासरकोड और पाडू बिद्री ये दोनों आपको कर्नाटका में दिख रहे हैं। फिर कप्पड़ आपको ये केरला में दिख रहा होगा, नीचे कप्पड़ इन केरला, दिस वाज द 5th वन। देन ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में बताया था, ये ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का है। देन गोल्डन बीच आपका उड़ीसा का है, पूरी उड़ीसा का। देन आपका राधानगर बीच जो है फाइनली वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है। दिस इज द मैप ऑफ द कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। जो ब्लू फ्लैग बीचेस है इंडिया के, उनका मैप भी मैंने आपको दिखा दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अब जो अगली न्यूज है वो है KVIC हैज रिवाइव्ड 1000-year-old मोनपा हैंडमेड पेपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का मोनपा हैंडमेड पेपर की जो टेक्निक है उसको KVIC ने रिवाइव किया है। KVIC मतलब कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने रिवाइव किया है 1000 साल पुराना मोनपा हैंडमेड पेपर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि मोनपा हैंडमेड पेपर कहाँ की क्वालिटी है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखेगा। एंड द पेपर यूनिट विल, ये जो पेपर यूनिट है इससे हम दोबारा से इसको रिवाइव करेंगे। मोनपा हैंडमेड पेपर जो है वो एक हेरिटेज हैंडमेड पेपर है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। द हैंडमेड पेपर इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोन शुगु। इसको मोन शुगु, जो इसका पेपर होता है उसको मोन शुगु भी बोलते हैं, तो ये भी याद रखेगा। मोन शुगु इज ऑल्सो इट्स नेम इन द लोकल ट्राइब्स ऑफ तवांग, बेसिकली वहां का ये वाइब्रेंट कल्चर में आता था मोनपा, ठीक है ना, याद रखेगा। आगे मूव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानेंगे, तो सबसे पहले याद रखिएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 6 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें एक आता है गुड, सेटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर ये डेटा कौन निकालता है, कहां से आता है? ये CPCB, देखो लिखा है सोर्स इज CPCB, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि बना था वाटर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल एक्ट 1974 से। फिर इसके अंदर एक और एक्ट आ गया था, एयर प्रिवेंशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981 आ गया था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर का बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। एक है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स,
और दूसरा है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं PM2.5, PM10, NO2, SO2, CO, O3, NH3 एंड PB। NH3 यानी अमोनिया, PB यानी लेड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 यानी ओजोन, NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। फिर दूसरा जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर है वो है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंतर्गत 12 पॉल्यूटेंट्स हैं। तो 8 तो ये 8 ये वाले हो गए ऊपर वाले, और 4 जो है वो है बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक और निकल। याद रखिएगा, बेंजीन, बेंजोपाइरीन, आर्सेनिक और निकल, फिर बाकी के 4, मतलब ये 12 जो है ये एयर एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम इकोनॉमी बेस्ड न्यूज आइटम्स में आते हैं, जिसमें मैंने आपको IRDAI के बारे में बताया था। तो IRDAI ने प्रपोज की है एक नेशनल स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। IRDAI क्या है? इसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, IRDAI का फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अब सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि IRDAI ने प्रपोज की स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो क्या है ये स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी? एक एक करके देखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, द इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज प्रपोज्ड स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस एजेंसी, ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इन्होंने ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रपोज किया है। इसके अंतर्गत बेसिकली क्या होगा कि जो भी पैसेंजर्स हैं, चाहे वो इनसाइड इंडिया ट्रेवल कर रहे हो या फिर वो फॉरेन में ट्रेवल कर रहे हो, उन सभी को एक तरीके से इंश्योर किया जाएगा। ठीक है ना? तो इनको उन सभी का इंश्योरेंस किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि चाहे आप डोमेस्टिक कर रहे हो, चाहे आप इंटरनेशनल कर रहे हो, तो आपको उसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। IRDAI के बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि वो जो है आपकी एपेक्स बॉडी है रिगार्डिंग द इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर की एपेक्स बॉडी है। ये बेसिकली IRDAI एक्ट था 1999 का, वहां से बना था। 1999 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आया था 1999 में। ये लिख लीजिए आप लोग कि IRDAI बेसिकली 1999 के एक्ट से आया था। इस कारण से एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, ठीक है ना? एंड पहले न्यू दिल्ली में था, लेकिन इसका बाद में हेडक्वार्टर कहाँ कर दिया गया था? हैदराबाद कर दिया गया था, तेलंगाना में। तो हैदराबाद तेलंगाना में इसका हेडक्वार्टर, ये भी आप याद रख सकते हैं। और जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, और जो लोग पॉलिसी दे सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं, उनको रजिस्टर करना, ये सारे काम IRDAI के हैं। अभी ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे देख लो कि गाइडलाइंस स्टेट्स दैट स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट वुड बी अवेलेबल फ्रॉम IRDAI। एक स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट IRDAI देगा, एंड टर्मिनोलॉजी विल बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडस्ट्री। इसके अलावा अगर एक्सीडेंट के 365 दिनों के भीतर अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस कंपनसेशन जो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द सम एश्योर्ड। देन इट इज इफ द एक्सीडेंटल डेथ वाज ऑफ अ माइनर और अ पर्सन अंडर 18 ईयर्स, द मैक्सिमम लायबिलिटी ऑन द इंश्योरेंस कंपनी वुड बी 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड। तो इंश्योरेंस कंपनी जो रहेगी वो 50% ऑफ द सम इंश्योर्ड लेगी। ठीक है ना? तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स अंडर दिस स्टैंडर्ड ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी। IRDAI ने इसको प्रपोज किया है, ना? ऐसा नहीं कि आ गई, it has just been proposed। वर्ल्ड बेस्ड न्यूज आइटम्स में देखते हैं। पहली न्यूज है 5 आईज नेटवर्क टू इंक्लूड जापान। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। सबसे पहली बात कि 5 आईज नेटवर्क क्या है? 5 आईज नेटवर्क के अंतर्गत 5 कंट्रीज थी, जिसको हम बोलते थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, US एंड न्यूजीलैंड। कौन कौन? कनाडा, ब्रिटेन, US और न्यूजीलैंड। जापान इसके अंदर इंक्लूड होने वाला है, तो ये 6th आई बनेगा। दिस विल बी द 6th आई। नाउ दिस 5 आईज नेटवर्क जो था, इट वाज कोलैबोरेटेड अगेंस्ट रिस्पॉन्स फॉर इंक्रीजिंग थ्रेट बाय चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो चाइना और नॉर्थ कोरिया की जो थ्रेट बढ़ रही थी, उसके अगेंस्ट ये 5 आईज नेटवर्क बनाया गया था। याद रखिएगा, 5 आईज नेटवर्क बेसिकली बनाया गया था टू फाइट द इंक्रीजिंग थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है ना? चाइना और नॉर्थ कोरिया से जो थ्रेट बढ़ रही थी, उससे लड़ने के लिए बेसिकली इसको बनाया गया था। अब जापान को इंक्लूड कर दिया जाएगा जब इसमें, तो ये 6th आई हो जाएगा अंडर दिस।
अगली जो न्यूज़ है वो है गावी के बारे में, जो मैंने ऊपर आपको ऑलरेडी पेपर में दिखाया हुआ है गावी। तो गावी बोर्ड में अब हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर ऑफ साइंस है उनको इंक्लूड किया गया है। गावी है क्या? तो गावी 2000 में बना था, इट वाज फाउंडेड इन 2000। इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इसको बोलते हैं ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, ठीक है ना। तो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ब्रिंगिंग टुगेदर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक साथ ले आता है, एंड फॉर क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस टू अंडर यूज्ड वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन लिविंग इन द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। बेसिकली जो इसको बनाया गया था, तो ये वैक्सीन्स के लिए बनाया गया था, उनके मैनेजमेंट के लिए बनाया गया था, और किस तरीके से वो प्रोवाइड होगी लोगों को, इसके लिए बनाया गया था गावी, यानी कि ग्लोबल है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2000 में बनी थी। इसके अंतर्गत बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो गया, एंड दूसरे जो प्राइवेट फिलेंथ्रोपिस्ट है। तो बेसिकली गावी का काम यही कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाता है फॉर द वैक्सीन मैनेजमेंट, ठीक है ना, तो ये याद रखेगा। अगली जो न्यूज़ है इंटरनेशनल न्यूज़ यानी वर्ल्ड न्यूज़ में, वो है बांग्लादेश ने रिमोट एरिया आइलैंड्स में रिफ्यूजीज को भेजा है। तो सेकंड बैच 1804 रिफ्यूजीज का, रोहिंग्या रिफ्यूजीज का, वो भेजा गया है इन द भशनचार आइलैंड। अब भशनचार के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज चारपिया, इसको हम चारपिया भी बोलते हैं। इट इज़ एन आइलैंड इन हतिया बांग्लादेश, हटिया बांग्लादेश में ये आइलैंड है। द आइलैंड वॉज फॉर्म्ड विद हिमालयन सिल्ट इन 2006, हिमालयन सिल्ट से ये बना था 2006 में। इट इज़ अंडर वाटर फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर annually because of the monsoon, and it has no flood fences also, flood fences नहीं है। देन बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने 2015 में डिसाइड किया कि रोहिंग्यास को रीसेटल करेंगे यहाँ पे अंडर द आश्रयान प्रोजेक्ट, आश्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत इनको यहाँ पे सेटल करने का सोचा गया। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? सबसे पहली बात तो ये है, इसमें फ्लड प्रोन एरिया है, ये वल्नरेबल टू फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स है, टू स्मॉल टू ऑक्यूपाई द एंड नर्चर द रोहिंग्या पॉपुलेशन, देन क्रॉनिक ओवर क्लाउडिंग इन कैंप्स। तो ये सारे इश्यूज जो है बेसिकली जो कंसर्न्स है रिगार्डिंग दिस भशनचार आइलैंड, ये आपको याद रखने हैं। बहुत ज़्यादा फ्लड प्रोन एरियाज है, 6 महीने तो ये फ्लड के अंदर ही रहता है, अंडर वाटर ही रहता है। अगर आपको लोकेशन देखनी है तो ये देखो, ये जो हतिया है वो यहाँ पे लोकेटेड है इन द बांग्लादेश रीजन, यहाँ पे हटिया लोकेटेड है। और अगर बांग्लादेश का पूरा मैप देखें तो उसमें यहाँ पे देखो नीचे, यहाँ पे आपको कॉक्स बाजार वाला रीजन दिखेगा, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। और वहाँ पे मैंने आपको हटिया बताया, हटिया में ही आपका भशनचार आइलैंड लोकेटेड है। अगली जो न्यूज़ है इंटरनेशनल में ही, वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब इन्होंने बेसिकली रिपोर्ट ये बताई कि बहुत सारे रिपोर्टर्स हैं जिनकी डेथ हुई है, एंड मेनी रिपोर्टर्स हैव बीन किल्ड इन दोज कंट्रीज हु आर नॉट एट वॉर। मतलब यहाँ पे ऑथर ने यहाँ पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जो रिपोर्ट आई है उसमें बोला गया है कि जो कंट्रीज वॉर में नहीं है वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स की डेथ हुई है। सो दैट इज अ कंसर्न, है ना, रिपोर्टर्स की डेथ होना, इट्स अ कंसर्न। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की बात करें तो इनको फ्रेंच में नाम बोला जाता है रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, है ना, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर, RSF बोलेंगे इसको, रिपोर्टर्स सैंस फ्रंटियर्स, ये फ्रेंच में नाम होगा। तो इट्स एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा ये इंटरनेशनल है, नॉन प्रॉफिट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को सेफगार्ड करने का काम करती है। इट ऑल्सो एडवोकेट्स द आर्टिकल 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आर्टिकल 19 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जो कि ये बोलता है राइट टू रिसीव एंड शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ फ्रंटियर्स, मतलब रिगार्डलेस ऑफ द बॉर्डर्स यू शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन, यू शुड बी एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो दैट इज आर्टिकल 19 ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसी को एडवोकेट करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसी को एडवोकेट करता है। इट वॉज फॉर्म्ड इन 1985। अगर इसका बनने का ईयर आपको पता करना है तो ये 1985 में बना था, 1985 में बना था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड न्यूज डाटा में देखते हैं। पहली जो न्यूज है, इंडियाज फर्स्ट न्यूमोकोकल न्यूमोसिल। तो याद रखिएगा इंडिया की पहली न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है। ये है आपकी किसने, न्यूमोसिल, ठीक है ना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड इन कोलैबोरेशन विद पार्टनर्स लाइक बिल एंड मेलिंडा गेट्स, और इसका नाम है न्यूमोसिल। इट वाज लाइसेंस्ड बाय द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इन जुलाई 2020। इट इज द फर्स्ट न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन जो कि इंडिया में इंडिजिनसली डेवलप की गई। सो दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, न्यूमोसिल याद रखिएगा क्या है।
अगली जो न्यूज है जो मैंने आपको ऑलरेडी न्यूज़पेपर में दिखाई थी, इनक्वाइस लॉन्चेस द डिजिटल ओशियन। इनक्वाइस ने लॉन्च किया है डिजिटल ओशियन को। इनक्वाइस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? पहली चीज तो याद रखिएगा कि ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंतर्गत, याद रखिएगा ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसने एक डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म बनाया है। तो याद रखिएगा डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म जो है वो किसने बनाया है? इनक्वाइस ने, यानी कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियानिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने बनाया है। और इसमें जो भी डेटा है रिलेटेड टू ओशियंस फॉर वाइड रेंज ऑफ यूजर्स है ना, उन सभी के लिए डेटा यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, इस प्लेटफॉर्म में रहेगा। चाहे वो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक यूजर्स हो, चाहे एकेडमिक कम्युनिटी हो, चाहे मैरीटाइम इंडस्ट्री हो, चाहे पब्लिक हो, सभी के लिए डेटा रहेगा इन द डिजिटल ओशन सिस्टम। और डिजिटल ओशन को आप एक्सेस कर सकते हैं www.do.inquis.gov.in में, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द चेंजेस इन द ओशियानोग्राफिक डेटा। बेसिकली डेटा में किस तरीके से डेटा के मैनेजमेंट में और डेटा की अवेलेबिलिटी में जो चेंजेस हैं वो आएंगे डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना। उसका मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा और इंडिया के लिए जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट है ओशियंस का वो ईजी हो जाएगा। एंड द इंफॉर्मेशन फॉर द ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स के लिए इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी थ्रू दिस डिजिटल ओशन प्लेटफॉर्म। इनक्वाइस इनमें इसके थ्रू और क्या करना चाहता है? बेसिकली इनक्वाइस प्रोवाइड्स ओशन इन्फॉर्मेशन। इनक्वाइस जो है वो ओशन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इनक्वाइस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को इनक्वाइस जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि पोटेंशियल फिशिंग जोन्स के रिगार्डिंग, ओशियन स्टेट फोरकास्ट के रिगार्डिंग, हाई वेव अलर्ट्स के रिगार्डिंग, सुनामी अर्ली वार्निंग्स के रिगार्डिंग, स्टॉर्म सर्जेस के रिगार्डिंग, ऑयल स्पिल एडवाइजरीज के रिगार्डिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इनक्वाइस रिलीज करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इनक्वाइस ओशियानोग्राफिक एंड मरीन मीटरोलॉजिकल डेटा को अवेलेबल करने के लिए, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एडिटोरियल्स में हम आते हैं, एडिटोरियल्स देखते हैं हम। आई विल टेल यू द एडिटोरियल्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज वेल। न्यूज़पेपर से ही मैं आपको बता देता हूँ एडिटोरियल्स क्या क्या है। तो पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन। द ट्रेजेडी ऑफ कंजर्वेशन में बेसिकली है कि इंडिजिनस लोगों को किस तरीके से वेस्टर्न घाट वाले रीजन में बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के नाम पे आइसोलेट करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 39 एरियाज कवरिंग द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व फॉरेस्ट इन द वेस्टर्न घाट्स वर डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। 2012 में 39 ऐसे रीजन्स थे वेस्टर्न घाट्स के जिनको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है ना। एंड इनमें से 10 साइट जो है वो कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है ना। सिंस द टाइम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट बिगैन आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल हेरिटेज साइट्स देयर हैज बीन एन अनरेस्ट अमंग द इंडिजिनस पीपल। तो बिल्कुल सही बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्या कर रही है कि ऐसे रीजन्स को सर्च करती जा रही है ताकि उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाया जा सके। तो ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने से आपके कंजर्वेशन एफर्ट्स तो बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उससे जो उस रीजन में मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, उस रीजन के यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। और कई सारी कम्युनिटीज ऐसी हैं जो कि सोनली उसी पर डिपेंडेंट है, सोनली उसी एरियाज पे डिपेंडेंट है। तो कंजर्वेशन कभी कभी क्या होता है कि उस कारण से जो इंडिजिनस ट्राइब्स हैं, जो लोग हमेशा से वहां पे रहे हैं, जो लोग हमेशा से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते रहे हैं, उन्हीं को वहां से बेदखल कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द इनैक्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 इन इंडिया एंड देन द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल इन 2007 बाय द यूनाइटेड नेशंस, द पीपल रिसाइडिंग इन द वेस्टर्न घाट डिड नॉट एंटिसिपेट दैट दे वुड हैव टू डील विद द अनसर्टेनिटी ऑफ देयर फ्यूचर। तो वहां जो रीजन्स के जो ट्राइबल्स पीपल रह रहे हैं, जो इंडिजिनस लोग रह रहे हैं, दे आर वेरी अनसर्टेन अबाउट देयर फ्यूचर। उनको बहुत अनसर्टेनिटी है कि कब किस रीजन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाए, और उनका जो मूवमेंट है, उनका जो वहां पे कलेक्शन है, जो वहां पे वो डिपेंडेंट है, वो सारा उनका खत्म कर दिया जाएगा। अगर आप देखें वेस्टर्न घाट्स में तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इंक्लूड करके वो 44% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करती है और केवल कर्नाटका की 6.95% पॉपुलेशन। तो मतलब इतना ज्यादा वहां पे, और इनमें से पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं, मतलब पीवीटीजीज भी हैं। अगर आप देखें तो ऐसी पॉपुलेशन को आप किस तरीके से वहां से बेदखल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपेंडेंट है कंजर्वेशन के नाम पे। यहां पे कुछ कम्युनिटीज के नाम है जैसे गावलीज, कुनबीज, हलक्की वक्काला, करे वक्काला, कुनबी एंड कुलवादी मराठी। These are some of the communities which are living in the Western Ghats region
है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये वही वाले रीजन है कि ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करते हैं, जैसे कि सिनेमन हो गया, कोकूम फ्रॉम फॉरेस्ट हो गया, ये सब कलेक्ट करते हैं। अब अगर आप कंजर्वेशन के नाम पे इनको हटा दोगे तो फिर ये क्या करेंगे, व्हाट दे विल डू, वेयर दे विल गो, इनको आप मेन स्ट्रीम में ला दोगे क्या इनको आप जो नॉर्मल अर्बन पॉपुलेशन है उसके साथ इंक्लूड कर दोगे, और इनकी जो ट्रेडिशनैलिटी है, जो इनकी जो क्वालिटी है, यूएसपी है, उसको आप रिमूव कर दोगे। दैट विल द थिंग दैट विल हैपन, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही चीज बोली है कि जो कंजर्वेशन है दैट शुड go hand in hand with the rights of the tribal people as well। कंजर्वेशन इनके साथ ही होगा, यही लोग कंजर्व करेंगे, एक्चुअली यही लोग हैं जो कंजर्व करते हैं। अब इन्हीं को आप बेदखल कर दोगे और उनके राइट्स को मानोगे नहीं, सो व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट बी वेरी गुड। सो डिक्लेरेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज एन इंपॉर्टेंट इन प्रिजर्विंग द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन एज द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल एज वेल। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वेस्टर्न घाट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है, उतना ही ज्यादा यहाँ के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी है, ऑथर का ये कहना है, ठीक है ना। तो बेसिकली फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है इज एन आइडियल इंस्ट्रूमेंट टू पुश फॉरवर्ड दिस ऑब्जेक्टिव। एंड वहां पे हमको ये देखना है कि जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, उनको जो पट्टा राइट्स मिलते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाए, और ऐसा ना हो कि कंजर्वेशन के नाम पे उनको हम आइसोलेट कर दें। द ब्रोकन बॉन्ड्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे जो ऑथर ने आर्टिकल लिखा है वो लिखा है रिगार्डिंग द रिसेंट ऑर्डर बाय द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिगार्डिंग क्या हुआ, कुछ लोगों ने एसबीआई में लिखा कि भाई आप ये बताओ कि किस पार्टी के लिए वो किया, अमाउंट डोनेट किया, ये किया वो किया। तो यहाँ पे एसबीआई ने मना कर दिया। एसबीआई ने बोला कि भैया हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो सेक्शन 8 है वो बोलता है कि अगर कोई पब्लिक अथॉरिटीज इसका लेना देना नहीं है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको रिवील नहीं करनी है। ऑथर का ये कहना है कि बेटा ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहली चीज तो ये कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सीआईसी ने उनको ऑलरेडी कहा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर द पब्लिक अथॉरिटीज। सीआईसी ने कहा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो पब्लिक अथॉरिटी हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी के पास नॉलेज होना चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी के रिगार्डिंग नॉलेज पब्लिक को होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड थिंग, आपने बोला कि पब्लिक को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए थ्रू दिस। तो ऐसा हो सकता है क्या कि पब्लिक को कोई लेना देना ना हो? पब्लिक को हक है राइट टू इंफॉर्मेशन का। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है दैट इज अ फंडामेंटल राइट गिवन टू द पीपल। अगर आप इन्फॉर्म्ड नहीं रहोगे तो हाउ कैन यू वोट? ये ऑब्वियस सी बात है ना। अगर आपने देखा हो कि जो वोटिंग के जितने भी डिबेट्स होते हैं उसमें एक बहुत क्लियर कट पॉइंट होता है कि वोटिंग होने से पहले जो पूरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फिनेंसेस, जो पूरी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द क्रिमिनल केसेस ऑफ द कैंडिडेट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, और होती भी है। क्यों होती है? उसका रीजन सिंपल सा ये है कि पब्लिक के पास जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है, एंड ये जो वोटिंग है दैट वाज फ्री एंड फेयर, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा कि जो आपकी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग, ऑथर के अकॉर्डिंग दैट इज एन इलीगल स्कीम। क्यों? सबसे पहली बात कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का यूज किया जा रहा है, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना। एसबीआई वो खुद एक पब्लिक अथॉरिटी है, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का यूज किया जा रहा है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड दीज बॉन्ड्स। एंड ये बॉन्ड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनोनिमिटी। ये बॉन्ड्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एनोनिमिटी टू द पीपल हु आर डोनेटिंग। तो सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा जब तक एनोनिमिटी रहेगा तो पीपल के पास, लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, और जब लोगों के पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी सो देयर इज अ decline of transparency, there is a increase of arbitrariness, and therefore this scheme is illegal। तो ऑथर ने यही कहा है कि भाई अगर आप पूरी इंफॉर्मेशन फैसिलिटेट नहीं करोगे तो पीपल विल नॉट बी हैविंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन, एंड देयरफॉर पीपल विल नॉट बी एबल टू वोट इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। द स्कीम फैसिलिटेट्स अनडिस्क्लोज्ड क्विड प्रो को अरेंजमेंट्स एज वेल। अब क्विड प्रो को का मतलब क्या होता है कि आप एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, मतलब एक हाथ से मैं आपको पैसा दूंगा, दूसरे हाथ से आप मेरा फेवर करोगे। वही चीज तो लोग जानना चाहते हैं कि भाई कौन कौन से लोग हैं जो कि कितना पैसा दे रहे हैं थ्रू द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ताकि लोगों को पता चल जाए कि क्या कहीं क्विड प्रो को का कुछ यूज किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है ना।
फिर यहाँ पे एक केस है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो कंटेन द फंडामेंटल राइट ऑफ अ वोटर टू सिक्योर इंफॉर्मेशन अबाउट द कैंडिडेट हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शन। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑलरेडी ये बोला हुआ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो ठीक है, लेकिन वोटर के पास इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कैंडिडेट्स भी होना चाहिए हु आर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस। ठीक है ना, अगर इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, भले वो उनकी फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हो, भले उनके फाइनेंसेस की इंफॉर्मेशन हो, तो होना चाहिए। तो वही वाली बात है कि जो सेक्शन 8 के अंतर्गत ये इंफॉर्मेशन लोगों को डिनाई की जा रही है वो गलत है। एंड ऑथर यही कह रहा है कि बोथ द ग्राउंड्स डू नॉट स्टैंड अ बेयर स्क्रूटनी ऑफ लॉ। ठीक है ना, एंड बेयर स्क्रूटनी ऑफ लॉ को ये होल्ड नहीं करता है। और सेक्शन 8(2) जो है आरटीआई एक्ट का, वो बोलता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो आउटवेट कर देता है प्रोटेक्शन के इंटरेस्ट को, तो फिर वो इंफॉर्मेशन आपको रिलीज करनी ही करनी पड़ेगी। सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे वही चीज ऑथर ने बोला है कि यहाँ पे जो पब्लिक यूटिलिटी है दैट इज आउटवेइंग द प्रोटेक्टेड यूटिलिटी, देयरफॉर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। सो दीज वर द एडिटोरियल्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस